चलिए तो भाई इंतजार खत्म हुआ। आप कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन आप सभी के लिए लेकर के आ रहा है इंग्लिश के बेसिक फैक्ट्स, इंग्लिश की बेसिक जानकारियां, सभी लेक्चर सभी पैटर्न में डाले जाएंगे और आपको मन लगा के पढ़ना है। पेपर और पेन लेकर के बैठे, कान में लीड लगाएं, एकांत में जाएं और सभी चीजें बेसिक से अभी सीखना चालू करें। बेसिक के बाद एडवांस सेशन भी हम लेते आएंगे, ठीक है। और तो चलिए देखते हैं। तो बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर की जहां तक हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले पता होता है कि इंग्लिश जो होती है वो एक क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि कोई भी लैंग्वेज हो वो साउंड से आती है। कहां से प्रोड्यूस होती है? साउंड से। ओके, इट कम्स फ्रॉम साउंड। साउंड्स की अगर बात करें तो इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स के अगर साउंड्स की बात करें तो ये 44 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। 26 लेटर्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास वॉल्स होते हैं। वॉल्स कितने होते हैं जल्दी बताएं? वॉल्स हमारे पास होते हैं 5, ठीक है। वॉल्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21। तो जो स्वर होता है जिसको हम वॉल बोलते हैं और जो व्यंजन होता है जिसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, इनको अलग अलग क्यों रखा गया? इनको अलग अलग इसलिए रखा गया क्योंकि जब आप स्वर की बात करते हैं तो ये स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। आप कभी भी देखिए कि हम जैसे ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 स्वर हमारे पास हैं, लेकिन इनके जो साउंड्स है अगर आप हिंदी से मैच करेंगे तो ये आ से लेकर के आहा तक का साउंड आपको देगा, ठीक है। आ से आहा तक का साउंड। तो कभी ए बोलिए, ई, आई, ओ, यू, ये स्वर जो है वो स्वतंत्र ध्वनियां होते हैं। लेकिन आप जब इनको साउंड करोगे, इनको कैसे साउंड करोगे? जैसे बी को साउंड करोगे तो आपका ई का साउंड ऑटोमेटिकली उसमें अटैच हो जाएगा, है ना। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया। एफ में बोलिए आप एफ तो ए आ जाता है ना। इसी टाइप से सारे के सारे। तो कॉन्सोनेंट्स और वॉल्स को अलग अलग रखने का तरीका इसीलिए बनाया गया क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं और ये जबकि बिना वॉल्स की मतलब कि व्यंजन को बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं किया जा सकता है। इसमें देखेंगे तो हम का से क्या तक की बात कर लेंगे, ठीक है, जो व्यंजन होते हैं। तो हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा कहीं सिमिलर भी है, ऐसा नहीं, बहुत सारी जगह पे भाषा है चूंकि। इसके बाद हम बात करेंगे कि 26 लेटर्स जो होते हैं। अब लेटर्स का अगर एक यूनिट फॉर्मेट बनाया जाए तो हम क्या पाएंगे? तो देखिए हम पाएंगे वर्ड। क्या पाएंगे? वर्ड, ठीक है। वर्ड क्या होता है बेटा? वर्ड होता है शब्द। ओके, शब्द की हम चर्चा करें कि शब्द जो होता है वो उसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन जो होगी, है ना, डेफिनेशन क्या होगी? meaningful unit of letters. Okay, a meaningful unit of letters मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि शब्दों का एक सार्थक समूह। शब्दों का एक सार्थक समूह। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है सार्थक। सार्थक का मीनिंग होता है सह अर्थ, अर्थ के साथ। तो हमें दिमाग में रखना है कि ऐसा ही वर्ड वर्ड माना जाएगा, ऐसा ही शब्द शब्द माना जाएगा जिसमें क्या होगा, उसका कोई अर्थ निकलता होगा, ठीक है। ये बात अगर हम ऐसा लिख दे, समझिएगा, मैंने लिख दिया ई पी एन, इसका कोई अर्थ निकला क्या? नहीं निकला। यूनिट तो है, एक यूनिट है, ये लेटर्स की एक यूनिट है, ओके, लेकिन मीनिंगफुल नहीं है। अगर हम इसी को लिखेंगे PEN तो इसका अर्थ निकलेगा कलम, लिखने वाला पेन, जो मैं यूज कर रहा हूं भाई, है ना। वर्ड से आगे बढ़ेंगे अगर आप तो क्या चीजें मिलती है आपको? तो वर्ड से आगे आप जब बढ़ते हो तो आपको मिलता है शब्द के बाद वाक्य। वाक्य मतलब होता है सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस जो होता है इसको हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं। और वाक्य की भी अगर अपन दिमाग में थोड़ा सा जोर देंगे तो परिभाषा ऐसे ही निकल के आ जाएगी। कैसे? ये लेटर से बन रहा था, ये वाक्य जो होता है वो वर्ड से बनता है। तो हम क्या लिखेंगे? मीनिंगफुल
यूनिट ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स की एक यूनिट, मतलब कि ये हो गया हमारा शब्दों का सार्थक समूह। क्या हो गया बेटा? शब्दों का सार्थक समूह। ठीक है, शब्दों का सार्थक समूह। तो शब्दों का सार्थक समूह जो होता है वो कहलाता है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के बाद अगर हम बात करें कि सेंटेंस भैया होते कितने प्रकार के हैं, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड भी होते हैं, फंक्शनल पैटर्न में भी होते हैं, है ना। तो हम एक नॉर्मल पैटर्न में बात करेंगे भैया, है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस का मतलब होता है सेंटेंस जो होता है इसका मतलब होता है वाक्य। और वाक्य की अगर हम चर्चा कर लें तो अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स, जैसा कि हमने समझा कि जो शब्द होते हैं उनका एक सार्थक समूह जो होता है वो सेंटेंस होता है। ठीक है, सेंटेंस को अगर याद करना है तो इसका शॉर्ट पैटर्न बता दे रहा हूं मैं, जिसको निमोनिक बोलते हैं। निमोनिक का मतलब होता है किसी चीज की शॉर्ट ट्रिक, है ना, याद करने के लिए। तो A I I O E, ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। ओके, इसको दिमाग में रखना तो क्लिक होता रहेगा। तो सबसे पहले सेंटेंस की अगर हम चर्चा कर लें, ठीक है ना, कि सबसे पहला सेंटेंस पैटर्न क्या है हमारा, तो सबसे पहला सेंटेंस पैटर्न होता है बेटा असर्टिव। क्या होता है? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। ओके, साधारण वाक्य मतलब इसमें स्टेटमेंट्स आते हैं। स्टेटमेंट्स आते हैं। स्टेटमेंट्स जो भी हम बोलते हैं वो स्टेटमेंट्स होते हैं। अच्छा, कोई भी स्टेटमेंट हो, कैसा भी स्टेटमेंट हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये हर एक सेंटेंस की पोलैरिटी को डिसाइड करता है कि ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 2 प्रकार के सेंटेंस आते हैं। सबसे पहला आता है पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा आता है? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको हम सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। ओके, तो सकारात्मक वाक्य की हम बात करें तो इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं आते हैं, ना कोई नेगेटिव एडवर्ब आएगा, ना कोई नेगेटिव आपका डिटर्मिनर आएगा। ठीक है ना, तो आपको दिमाग में रखना है कि सकारात्मक वाक्य जो होता है वो सकारात्मक ही होता है। ओके, जैसे हम कहें कि आई कैन टीच ये। अब हम आगे की बात करेंगे भाई दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे बच्चे तो इसको बोलते हैं हम नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य की अगर हम चर्चा करेंगे, नकारात्मक वाक्य क्या होता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें कि नेगेटिव वर्ड्स आ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहला तो नॉट, फिर देखा होगा नो, फिर आपने देखा होगा सेल्डम, ठीक है, फिर आपने देखा होगा नन। तो इस टाइप के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में आएंगे और सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे। आई कैन टीच, अगर इसका हम नेगेटिव देखेंगे बेटा तो हमें इसका नेगेटिव मिलेगा आई कैन नॉट टीच। अच्छा, कैन नॉट अगर लिखना चाहते हो या कांट तो जनरली लिखते ही हम, कैन नॉट को कभी ऐसा मत लिखना, ये स्पेस देकर के लिखोगे तो ये गलत माना जाएगा बेटा, है ना। ओके, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, आई कैन नॉट टीच। ओके, तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ठीक, ये पोलैरिटीज है, ये जो पोलैरिटीज मतलब कि ये क्लियर बताते हैं कि कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, चाहे वो इंपरेटिव हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ये है ना, या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, वेदर दे आर इन नेगेटिव स्टेट और पॉजिटिव पोलैरिटी। ओके, इसके बाद की अगर हम बात करते हैं कि आगे असर्टिव के आगे क्या आता है, तो ए हम खत्म कर चुके हैं। अब हम आते हैं आई पे। तो आई की हम बात करते हैं तो आई से बनता है बेटा
इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा आता है भैया, इसमें एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी यूज क्वेश्चन मार्क, ओके, विद द सेंटेंस। तो ये क्या होता है, ये बेटा क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं? क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव क्यों बोला गया? क्योंकि इंटरोगेशन मतलब पूछताछ के काम में इनको लिया जाता है। ये क्वेश्चंस होते हैं बेटा। क्वेश्चंस को हम कैसे, इनको भी दो प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न क्या होगा भैया इनका? तो सबसे पहला पैटर्न होता है यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है। आप जैसा कि नाम देख रहे होगे, ये आपके सामने नाम लिखा हुआ है ना? तो नाम से ही पता चलता है कि ये ऐसा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है ना, जिसका आंसर हमें किस में मिलेगा, या तो यस में या नो में। ओके, तो ये चीज हमें दिमाग में रखनी है। अब ये होगा कैसे, ये याद रखना है कि ऑलवेज स्टार्ट विद इट्स हेल्पिंग वर्ब। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाली चीजें हैं। ठीक है, कैसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट? जैसे हमने कहा कि आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हैं? तो इसमें गौर फरमाने की बात यह है कि जो इसका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। अगर हिंदी में सेंटेंस आप कोई भी सोचते हैं, समझते हैं, बोलते हैं जिसमें स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, तो उसको दिमाग में रखना है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस एंड टेंस। टेंस के सेंस में है ना, और सेंटेंस के पैटर्न में आपको जोर देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी किस चीज के? सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, ये चीज। अच्छा, इनका आंसर यस या नो में दिया जाता है। अगर हम इसका आंसर देना चाहें तो हम बोलेंगे यस आई एम, एंड नेगेटिव तो नो आई एम नॉट। गॉट इट? ये चीज। इसके बाद की अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, तो हमें यस नो बस में आंसर्स में तो हम संतुष्ट होंगे नहीं। तो हमें फर्दर इंक्वायरीज के लिए अगर कुछ चीजें और समझनी है, जैसे हमें किसी से टाइम पूछना है, हमें किसी से पूछना है कि भाई कहाँ से आ रहे हो, है ना, हमें किसी से पूछना है किस टाइप के कपड़े पहन रहे हो, हमें किसी से पूछना है तुम्हारी कार कौन सी है ना, तो आप फिर आते हो WH क्वेश्चंस में। कौन सा क्वेश्चन बेटा? फिर आता है हमारे पास बी टाइप, जिसको हम बोलते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या होता है? WH क्वेश्चन ये होता है कि जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। WH वर्ड्स क्या होते हैं? WH वर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम अलग अलग जानकारी इकट्ठे करने के लिए अलग अलग पैटर्न्स में करते हैं। ठीक है, WH क्वेश्चंस को WH क्वेश्चन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये WH वर्ड से शुरू होते हैं। WH वर्ड्स को WH वर्ड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये या तो W से या H से स्टार्ट होने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के काम में और आगे देखेंगे तो कंजंक्शन के यूज में भी आता है। ठीक है, तो WH क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये हमारा हो जाता है, जैसे हमने किसी से कहा कि व्हाट इज योर एज। पर्सनल क्वेरीज जब करनी होती है तो हमारे पास क्या होता है कि व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एड्रेस, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, ये सब चीजें हम पूछते हैं। तो व्हाट इज योर एज, तो हमने व्हाट से क्वेश्चन किया, तो हम पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी की भी पूछ सकते हैं व्हाट से, है ना। वैसे ही बहुत सारे और भी होते हैं, जैसे कि हु होता है ना, जो सब्जेक्ट को रेफर करते हैं। फिर हु का ही एक और रूप होता है हुम, जो कि ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ये बेटा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये दिमाग में रखना। इसके बाद जैसे विच का यूज करते हैं, तो विच का यूज हम करते हैं, है ना, बहुत में से एक को चुनने के लिए। ये चॉइस के लिए यूज होता है जनरली। अगर हम बात कर लें कि और क्या होता है, तो जब हम कारण मीन्स कॉज किसी से पूछते हैं तो हम वाई का यूज करते हैं। ठीक है ना, वाई के बाद किसी से टाइम पूछना है तो बेटा हम व्हेन का यूज करते हैं। मेथड पूछना है तो हम हाउ का यूज कर सकते हैं, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे होते हैं, मैं एक दिन आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप समझ गए होंगे कि पहला यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन होता है ना, जो कि हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है और हिंदी में क्या से चालू होता है, जिनके आंसर हम यस या नो में ही
दे पाते हैं। दूसरी चीज की अगर हम बात कर ले तो WH क्वेश्चन होता है। WH क्वेश्चन जो होता है वो WH वर्ड से बनता है। WH वर्ड को WH वर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि WH वर्ड जो होते हैं वो W या H से स्टार्ट होते हैं, वेदर दे स्टार्ट विद W और H। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एंड नेम्ड देम WH वर्ड। ओके, एंड WH वर्ड्स जो होते हैं वो फर्दर इंक्वायरीज के लिए होते हैं कि हमें किसी से समय पूछना है, हमें किसी से पता पूछना है, हमें किसी से सड़क पूछनी है, कुछ भी हमें जो पूछना है यस नो के अलावा आंसर में चाहिए तो हम WH वर्ड्स का यूज करके WH क्वेश्चन को फ्रेम करके उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास AI, ठीक है, आई हो गया, फिर आई आया AIIOE, ये निमोनिक नहीं भूलिएगा। ओके, डोंट फॉरगेट टू रिमाइंड इट अगेन एंड अगेन इन योर माइंड, रिकॉल इट। ओके, राइट। सो AII, फिर से हम एक आई में पहुंचते हैं एंड दिस आई इज स्टैंड फॉर इम्परेटिव। दैट इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस सबसे पहली चीज तो होता क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस होता है आज्ञार्थ सूचक वाक्य। कौन सा वाक्य बेटा? आज्ञार्थ सूचक वाक्य। ठीक है, आज्ञार्थ सूचक वाक्य। अगर हम आज्ञार्थ सूचक वाक्य की बात करते हैं तो हमें दिमाग में रखना होता है कि जो आज्ञार्थ सूचक वाक्य होता है उसमें आज्ञा का अर्थ निहित होता है। लेकिन जनरली लोगों को ये पता होता है कि भाई आज्ञा का मतलब तो ऑर्डर देना होता है। सो नो नो नो, इट इज नॉट द सेम। ओके, इसको समझो आप। आज्ञा का अर्थ होता है किसी दूसरे से अपना काम करवाना। अब दूसरे से अपना काम हम 3 प्रकार के पैटर्न्स में अगर ले लें इस चीजों को तो हम कर सकते हैं। तो कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस अगर आपसे पूछे बेटा तो आपको सबसे पहले बताना है ORS। अब वो बंदा कहेगा कि यार इंपरेटिव सेंटेंस की बात चल रही थी, तुमने ORS कहाँ से थमा दिया? ORS पीना पड़ेगा क्या? तो ORS का मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट तो होता है, लेकिन यहाँ पे ORS का कुछ अलग ही मतलब है। ठीक है, ये निमोनिक है, इनके 3 पैटर्न्स को याद करने के लिए। तो सबसे पहली की चीज हम देख लें तो ORS होता क्या है? तो देखिए, O से बनता है ऑर्डर, ओके, R से बनती है रिक्वेस्ट और S से बनता है सजेशन। सजेशन जिसको हम बेटा एडवाइस के नाम से भी जानते हैं, है ना। एडवाइस को लिखने में थोड़ा सा सहूलियत रखा करो। जो एडवाइस वर्ड है, जैसे कि हमने कहा ADVICE, ओके, तो ये जो है ये नाउन है, इसका मतलब केवल सलाह होगा। अगर इसको वर्ब बनाना है तो ADVICE की जगह SE करना पड़ेगा, तो ये वर्ब बन जाएगा, नहीं तो ये नाउन रहेगा। ओके, तो इतनी चीज आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, लिखते समय कहाँ वर्ब, कहाँ पर नाउन का यूज, कैसे क्या करना है। तो भाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आदेश देना। इसका मतलब होता है, देखो, आदेश देना। आप लोग अगर आज्ञा को मान लेंगे तो आज्ञा देना, लेना, ये सब चीजें तो अलग अलग हो जाती हैं। रिक्वेस्ट होता है निवेदन बेटा। क्या होता है? निवेदन। समझने की बात यह है कि अगर हम रिक्वेस्ट में बात करें तो हम जनरली जो हम अभी बात कर रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस की, तो ये डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट रिक्वेस्ट एंड डायरेक्ट सजेशंस या एडवाइसेस। ठीक है, तो इसमें प्लीज या काइंडली का यूज हम करते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग या लास्ट में। ओके, इसके बाद हम बात करें सजेशन या एडवाइस का, तो इसका मतलब होता है सुझाव या सलाह। क्या होता है? सुझाव या सलाह। ठीक है, हम किसी को सुझाव या कोई सलाह देते हैं तो उसको हम सजेशन या एडवाइस नाम देते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं और सजेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले समझना है कि सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। ओके, हाउ टू मेक दिस सेंटेंस। तो याद रखना है कि ये सेंटेंस की स्टार्टिंग जो होती है, क्या होती है? स्टार्टिंग, शुरुआत। ठीक है, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। जैसे हमने फर्स्ट फॉर्म ले लिया है वर्ब का ओपन। ओके, ठीक, स्टार्टिंग हो गई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। अगर हमको इसको नेगेटिव फ्रेम करना है, नेगेटिव बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो स्टार्टिंग में सेंटेंस की शुरुआत मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले आपको यूज करना है डोंट या डू नॉट का। डू नॉट या डोंट, है ना। जैसे हमने कहा ओपन, फिर हमने कह दिया डोंट ओपन या डू नॉट ओपन। ओके, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तीसरी चीज जो होता है हिडन, क्या होता है इसमें? छिपा हुआ क्या होता है? तो हिडन जो होता है वो यू होता है। ये बात हमेशा सेकंड पर्सन से कही जाती है, लेकिन सेकंड पर्सन को कभी उसमें रखा नहीं जाता, मतलब यू हम उसमें रखते नहीं है, सेंस पूरा यू का ही रहता है। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है बेटा। ठीक है, तो हम देखिए कैसे बनाते हैं सेंटेंस। जैसे हमने कहा था ओपन, तो हमने कह दिया ओपन,
फिर कोई ऑब्जेक्ट लगा दो, द डोर, ओपन द डोर हो गया। नेगेटिव अगर इसी का ऑर्डर बना देते हैं तो हम लिख देते हैं डोंट ओपन द डोर। ओके, तो डोंट ओपन द डोर हो जाएगा। और बात कर ले हम रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट आप लोग देखिए, जैसे हमने कहा प्लीज ईट फूड, कृपया खाना खा लीजिए, राइट। सुझाव, एडवाइस, सुझाव या सलाह की बात कर ले तो हम कहते हैं, जैसे बच्चों से जनरली हम नहीं कहते धूप में मत खेलो, है ना, तो हम कैसे बोलेंगे, हालांकि ठंडों में तो नहीं कहेंगे हम, ठंड है, डोंट प्ले इन द सन। सन यहाँ पे स्टैंड होता है सनलाइट के लिए। ओके, तो डोंट प्ले इन द सन। और क्या एडवाइस देते हैं, जैसे हम टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, है ना। और क्या देते हैं, जैसे हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द हेल्पलेस, राइट, है ना, क्योंकि पुअर तो अब कोई रह नहीं गया भैया, सबको मकान दिया जा रहा है, नल दिया जा रहा है ना, और गैस दी जा रही है, सभी चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो हेल्पलेस का मतलब होता है बेटा असहाय। क्या होता है, असहाय। ओके, तो असहाय की मदद करो। तो ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लूं। चलिए, तो हम फिर से समझा देते हैं आपको कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है आज्ञार्थ सूचक वाक्य होता है। आज्ञार्थ सूचक वाक्य का मतलब होता है ऐसा वाक्य जिस वाक्य से आज्ञा का अर्थ निकलता हो, ठीक है ना, ये चीज। तो आज्ञा का मतलब आदेश देना नहीं होता है केवल, याद रखिएगा, ये तीनों से रिलेवेंट होता है, तीनों से जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसको याद करने का एक पैटर्न होता है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, मींस हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस, मींस इंपरेटिव सेंटेंसेस। ओके, इन इंग्लिश। तो ORS का मीनिंग हो गया ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जो ORS आप लोग पीते हो वही है, ठीक है। लेकिन इसका इधर का मतलब कुछ अलग निकलेगा। क्या निकलेगा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन। ओके, ये हम डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट रिक्वेस्ट एंड डायरेक्ट सजेशंस की बात कर रहे हैं। तो हम इसको सीखेंगे पहले कि भाई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन तो ठीक है, हमने लिख लिया, आदेश हो गया, निवेदन हो गया, सुझाव या सलाह हो गया। अब इस चीज को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहली चीज तो यही सीखनी पड़ेगी ना। तो स्टार्टिंग जो होगी सेंटेंस की, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है, ठीक है। तो हमने एक वर्ब ले ली जिसको लिख दिया ओपन। नेगेटिव की बात कर ले हम, तो नेगेटिव में बात होगी तो डोंट या डू नॉट को हम सेंटेंस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले रखेंगे। क्लियर, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर रख देंगे तो सेंटेंस कैसा बन जाएगा बेटा, नेगेटिव बन जाएगा। हिडन की बात कर लेंगे, इसमें छिपा हुआ क्या होता है, तो इसमें छिपा हुआ होता है यू, क्योंकि ये चीज हम हमेशा सेकंड पर्सन से कहते हैं। सेकंड पर्सन मतलब सामने वाला, ठीक है। हम फर्स्ट पर्सन होते हैं जो बोलते हैं, स्पीकर जो होता है वो फर्स्ट पर्सन, लिसनर जो होता है वो सेकंड पर्सन, दैट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात करते हैं, है ना, दोज आर थर्ड पर्सन। ओके, तो यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। इधर चूंकि डायरेक्टली हम बात कह रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट रिक्वेस्ट एंड डायरेक्ट सजेशन की बात करते हैं, तो दिमाग में रखना हो, तो आपको दिमाग में रखना होगा कि यू को इसमें यूज नहीं करेंगे, बात सामने वाले से ही कहेंगे। क्लियर ना, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे की। तो आगे क्या आता है, आगे आप लोगों ने देखा, मैंने आपको फिर से निमाने की एक बार रिमाइंड करवा दूं, AIIOE, ठीक है, AIIOE। तो ए हो चुका है, आई हो चुका है, आई हो चुका, ओ और ई बचता है हमारा, तो उसको भी देखते हैं। क्लियर, अब हम देखेंगे कि भाई AIIOE, ओ से क्या बनेगा, तो बेटा ओ से बनेगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो ये होता क्या है, ये होता है बेटा इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य। ओके, इच्छा सूचक वाक्य की हम बात करें तो इसमें क्या क्या आता है भैया, तो इसमें देखो क्या क्या आता है, बताता हूं। विश आता है, विश इच्छा, ठीक है ना, या विश करना, ठीक है, किसी के लिए विश करना। इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद जैसे हमने कहा प्रे आता है, किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी को आशीर्वाद देना, तो ब्लेस आता है, किसी को आशीर्वाद देते हैं ना तो उसमें ब्लेस आता है, ठीक है। ब्लेस के बाद क्या आता है, ग्रीट आता है, तो ग्रीटिंग्स को भी इसमें जोड़ा गया है। ग्रीटिंग्स क्या होता है भाई, हमने बहुत सुना है ग्रीटिंग कार्ड के बारे में।
अभी न्यू ईयर आने वाला है तो बहुत पहले ग्रीटिंग कार्ड चलते थे, आजकल ग्रीटिंग कार्ड ऑनलाइन सेंड करते हैं। तो ग्रीटिंग कार्ड होता क्या है? तो ग्रीटिंग का मतलब, ग्रीटिंग्स मतलब होता है शुभकामनाएं, और कार्ड का मतलब होता है पत्र, शुभकामना पत्र। तो वही है, किसी को ग्रीट करेंगे तो भी हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की ओर आना पड़ेगा। ग्रीटिंग्स के बाद हो गया ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स हो गया, ग्रीटिंग्स हो गया, प्रे हो गया, कर्स हो गया। और क्या आना चाहिए इसमें? तो एक चीज और आएगी भैया, जिसको हम बोलते हैं कर्ज। ठीक है, इसको कर्ज पढ़ना, क्रस मत पढ़ना, ये कर्ज है। कर्ज का मतलब होता है बेटा श्राप देना। क्या होता है? श्राप देना। अब आजकल वो वाली श्राप तो चलती नहीं कि लोटे में पानी लिया, मुंह पे मार दिया, काम खत्म, बकरी बन गए तुम, मुर्गी बन गए, कबूतर बन गए। ये तो पॉसिबल है नहीं है। तो कर्ज है ना, अपन लोग जर्नली कर्ज करते हैं, है ना, कर्ज करते हैं ना अपन लोग। बुंदेलखंडी में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम यूज करते थे, एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो हम आज बात करेंगे प्रे, ब्लेसिंग्स, ग्रीटिंग्स एंड कर्स की। ओके, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है जिसमें इच्छा सूचक वाक्य जिसको हम बोलते हैं, इसमें बेटा विश, प्रे, ब्लेसिंग, ग्रीटिंग्स एंड कर्स को हम यूज करते हैं। जर्नली, इन जर्नल अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स जो होते हैं मे से चालू होते हैं। जैसे हम कहें कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी आयु लंबी हो। ठीक है, कभी गुस्सा आ गया तो अपन क्या बोल देते हैं? मे यू डाई सून। इसका मतलब भगवान करे कि जल्दी आपकी कहानी पूरी हो जाए, समझे? तो ये इस टाइप से होता है, होते हैं कुछ लोग कह देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इस पे एक चीज और दिमाग में रखना है कि इसको बिना मे के भी यूज करते हैं। जैसे हम कहें कि गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, गॉड ब्लेस यू के अलावा और क्या हो सकता है भैया? तो कभी कभी हम किसी को अस्पताल देखने या कोई बीमार है तो उसके घर जाते हैं देखने, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं गेट वेल सून, गेट वेल सून। तो गेट वेल सून बोल देते हैं। इसका एक फॉर्मेट और दिमाग में रखना है। आप लोगों ने हो सकता है देखा हो कभी अपने कंघी करते हुए कि यार हम हाथ इस तरफ ले जाते तो अपन को लगता है अपना हाथ इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो उसको अगर अपन साइंस के कॉन्सेप्ट में बोले तो इन्वर्जन इमेज होती है। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, इन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है बेटा? उल्टा। तो देखो, जैसे हमने इधर पर लिखा लॉन्ग लिव द किंग। अब आप पहली बार देख रहे होगी कि यार मेन वर्ब पहले आ रही है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, फिर उसका एडजेक्टिव एडवर्ब लगाया हुआ है। तो इसका अगर सही पैटर्न देखें, इन्वर्जन फॉर्मेट है सेंटेंस का, है ना, तो हम क्या बोलेंगे इसको? मे द किंग लिव लॉन्ग, मे द किंग लिव लॉन्ग। क्लियर है? तो इसका फॉर्मेट सही है, लेकिन ये भी सही फॉर्मेट है क्योंकि ये इन्वर्जन फॉर्मेट है। तो इन्वर्जन फॉर्मेट्स का यूज करके भी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। क्लियर है? इन्वर्जन के बारे में भी मैं सब समझा दूंगा आपको कि 4 प्रकार से कैसे सेंटेंसेस को जोड़ा, मोड़ा या तोड़ा जा सकता है। क्लियर है? तो इस चीज में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप, है ना, कमेंट में पूछिएगा मुझसे, मैं आपको आंसर्स दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ आप सभी का, तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोग ऐड हो, है ना। आपका टेलीग्राम में भी ऐड हो, इंस्टाग्राम में भी हिमांशु सर के नाम से आईडी बनी है, हिमांशु जड़िया, है ना, उसमें भी ऐड हो। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग आपको मटेरियल देने की कोशिश करेंगे। 10th के और 8th के बैच चालू करने वाले हैं हम लोग जल्दी से जल्दी। तो 10वीं और 8वीं के लिए पूरा का पूरा लिटरेचर मटेरियल और साथ में ग्रामर हम फ्री देंगे। ठीक है ना? तो जुड़े रहे, मजा करते रहे, शेयर करते रहिएगा, लेकिन शेयर करते रहेंगे तो लोगों को पता चलता रहेगा। चलिए, लास्ट हमारे पास आता है एक और कहानी जिसके लास्ट में लगता है ये चिन्ह। ठीक है ना, ये चिन्ह लगता है तिलक की तरह दिखाई देता है। ये एक इधर पर ये पूरा, है ना, फुल स्टॉप टाइप का होता है हिंदी का, और नीचे क्या होता है? बिंदी रखी होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो जिसका यूज होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। ध्यान से समझेंगे तो विस्मय आदि बोधक, विस्मय। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्मय? विस्मय का मीनिंग होता है बेटा कि जब हम चौंक नहीं जाते हैं, जैसे मान लो आपके ऊपर कोई छिपकली गिर जाए तो आप कैसे उचकते घूमोगे पूरे में चिल्लाते हुए। तो जो वो सडन साउंडिंग होती है ना, उनको हम उन वर्ड्स को यूज करते हैं इसमें। ठीक है, कैसे यूज करते हैं? जैसे कि हमने कहा ओ। अब प्रॉब्लम ये है कि ओ का यूज तो बहुत जगह होता है,
है ना। तो कहाँ कहाँ पर ओ का यूज करते हैं, अगर हम जनरली देखें तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा अपने अनुभव को शेयर करूंगा कि ओ का यूज हम 3 जगह पे करते हैं। ठीक है, 3 जगह कौन कौन सी है वो, जैसे कि हमने सबसे पहले कहा क्राइड आउट। अब सर बोलेंगे सर क्राइड आउट का मतलब तो रोना हो गया, तो रोने जैसा ही मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप सुई से तुरपाई कर रहे हैं, एकदम से सुई चुभ जाती है, तो आप क्या बोलते हैं, ओह क्या हुआ, लग गई, राइट। इसके बाद हम रिग्रेट का यूज करते हैं, है ना। रिग्रेट क्या होता है, पछतावा होता है। जैसे आपने छोटा सा पपी पाला घर में, कोई कैट पाल ली, है ना, एकदम से उसके पैरों में पैर रख गया आपका, है ना, वो एकदम से मतलब चिल्लाने लगा, तो आपको रिग्रेट होगा कि ओह माय गॉड व्हाट हैपेंड, राइट, है ना। तो ये रिग्रेट के लिए भी यूज होता है। और क्या होता है, और सरप्राइज। सरप्राइज के लिए भी बेटा ये यूज होता है, जब आप बहुत दिनों बाद अपने किसी दोस्त रिश्तेदार या किसी ऐसे को देख लेते हो, है ना, जिससे आपको बहुत प्रेम होता है, बहुत मानते हैं जिसे, और बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद एकदम से उसे देखोगे तो आप कैसे कहोगे, ओ माय गॉड कहाँ थे, लॉन्ग टाइम नो सी, ईद के चांद हो गए, है ना, इस टाइप से। तो ओ का यूज हम करते हैं क्राइड आउट, रिग्रेट एंड सरप्राइज पोजीशन पे। ओ के बाद बेटा जैसे अलास हो जाता है, अलास का यूज हम करते हैं जब हम दुखी होते हैं। कैसे होते हैं, देखो आंसू बहा रहे होते हैं, ठीक है ना, दुखी होते हैं एक प्रकार से। ओके, तो ये सौरों की कंडीशन है। किसकी है, सौरों। सौरों मतलब होता है दुख। अलास के बाद हम बात कर लें तो और क्या आता है भाई, ये तो हुर्रे आ जाता है। तो हुर्रे क्या होता है, हुर्रे भैया खुशी वाली पोजीशन होती है। कैसी होती है, खुशी वाली, एकदम प्रसन्न, है ना, एकदम प्रसन्न। तो ये हो जाता है जॉय वाली कंडीशन। कौन सी हो जाती है बेटा, जॉय। ओके, एक आता है अपलॉडेड, एक आता है सॉरी ब्रेवो। ब्रेवो की अगर हम बात करें तो ब्रेवो जो होता है ये शाबाशी के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, शाबाशी के लिए, ठीक है ना। शाबाशी मतलब अपलॉज, ठीक है। अपलॉड, अपलॉज या अपलॉडेड पैटर्न में यूज होता है जब किसी को शाबाशी देते, क्या बात है, बहुत शानदार, ये काम तो पूरे खानदान ने नहीं किया था, तूने कर दिया, लाइक दिस, है ना। इस टाइप से हम यूज करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैटर्न ये होता है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है ना। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो होते हैं इनका यूज करके, इनके साथ में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करके हम अपने विस्मय को बताते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा देख करके, है ना, कि एक नए तरीके से, नए शुरुआत के साथ हम आपके साथ में जुड़ने आ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी स्टोरीज पर डालें, ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए, और इस बार 8वीं और 10वीं में हम अपनी कोशिश करके और आपसे मेहनत करवा के आपको टॉपर बना सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल, देखते रहिए कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन।